हिमविद्या पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास जो कि अजय रावत सर द्वारा लिखा गया है, इसकी एक सीरीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस बुक से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुँच जाए। अभी तक इस बुक से रिलेटेड हम लोगों ने 65 पार्ट्स में वीडियोस अपलोड कर दी है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। जैसे 4 जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टार्टिंग के, वो हम लोग कवर कर चुके हैं। जैसे हम लोगों ने उत्तराखंड एक परिचय हम लोगों ने कवर कर लिया है, जिसमें हम लोग आदि ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोगों ने जो जानकारी प्राप्त की है, वहाँ से जितने भी टॉपिक हैं वो सारे कवर किए। वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। साथ ही हम लोगों ने कुमाऊं में चंद्र राजवंश, गढ़वाल में परमार वंश और गोरखा शासनकाल, हम लोगों ने ये टॉपिक भी कवर कर लिए। यानी कि कुल मिलाकर 4 टॉपिक्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कवर कर लिए हैं। तो आप लोग उन वीडियोज़ को जरूर देखिएगा। उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोग हिम विद्या पाठशाला में विजिट करेंगे। वहाँ पे आप लोगों को एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसका नाम है उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास। उसके अंतर्गत ये सारे टॉपिक आप लोगों को मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप लोग अपने एग्जाम के पर्पज से सारे नोट्स नोट डाउन कर लीजिएगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको जरूर से देखिएगा। ठीक है। इस वक्त हमारा चल रहा है ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था, और ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था के भी हम लोग काफ़ी टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो उन वीडियोस को भी आप लोग जरूर वहाँ पे जाके देखिएगा और अपने एग्जाम के पर्पज से तैयारी कीजिएगा। ठीक है। कहीं पर अगर आपको लगता है कि आप लोग को ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप उस टॉपिक का नाम लिखकर आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करा दीजिएगा, ताकि मैं उस पर दोबारा एक वीडियो बनाऊँ और फिर आपको अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है। तो ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था में हम लोग का चल रहा था कि उत्तराखंड में जब उन लोगों ने 1815 में यहाँ पर कुछ शासन अपना अपना शासन स्थापित किया 1815 में, तो उन लोगों ने गोरखाओं के द्वारा चले हुए जो न्याय व्यवस्था थी उसको किनारे कर दिया। यानी कि उस न्याय व्यवस्था को एक्सेप्ट नहीं करा उन्होंने, क्योंकि बहुत ही ऊटपटांग तरीके का उनका न्याय व्यवस्था था। उस बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आप गोरखा काल की न्याय व्यवस्था को भी पढ़िएगा और ब्रिटिश काल में भी वो चीज़ें दी गई हैं, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। तो उस समय की गोरखा काल की जो न्याय व्यवस्था थी उसको बिल्कुल किनारे कर दिया और अपनी एक नई न्याय व्यवस्था लेकर आए, जिसको क्या कहा गया, पारंपरिक न्याय व्यवस्था कहा गया। ठीक है। कुमाऊं की पारंपरिक न्याय व्यवस्था कहा गया उत्तराखंड की। ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने जो उन्होंने नियम बनाए थे, जैसे कि उन्होंने अध्याय 1 बनाया, उन्होंने आपराधिक न्याय बनाया। फिर अध्याय एक और बनाया जिसमें नागरिक न्याय था, और जिसमें कुछ नियम दिए गए थे, कुछ अनुच्छेद दिए गए थे, वो भी हमने कवर किए हैं। हमने लास्ट फिर अध्याय 3 हम लोगों ने पढ़ा जिसमें राजस्व न्यायालय के बारे में दिया गया था। फिर उसके बाद हम लोग वाले पार्ट में आ गए हैं जिसमें न्यायिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, समरी संक्षिप्तवाद पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसमें सिर्फ नियम दिए गए हैं, उन नियमों को हम लोगों ने समझना है और पढ़ना है। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिएगा ताकि आप लोग उन नियमों को आसान भाषा में लिख लें, ताकि आप लोगों को रिवाइज करने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है। तो मैं यहाँ से बोलती रहूँगी, आप लोग को नोट डाउन करते रहना है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि उस समय की जो पारंपरिक न्याय व्यवस्था थी वो कैसी थी ब्रिटिश शासनकाल में। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा है आज का वाला पार्ट है। ठीक है। इसके आगे के पार्ट आप लोग देख लीजिएगा। छोटी छोटी वीडियो में मैं लेकर आऊँगी, क्योंकि ये नियम है तो इसमें बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। तो थोड़ी छोटी वीडियो होगी, लेकिन आप लोग को अच्छे से समझ में आना चाहिए। समरी समरी संक्षिप्तवाद शुरू करते हैं। ठीक है। नियम 1। तो समरी संक्षिप्तवाद का जो फर्स्ट नियम है वो क्या कह रहा है कि माल गुजारो, चाहे वे मालिक हो अथवा सरकार की ओर से किसान हो, किसानों के अधीन कामगार हो, निःशुल्क या किराया छूट प्राप्त आवधिकों, अधिकृत अभिकर्ताओं, फसल प्राप्तकों, अन्य किराएदारों, उपकब्जेदारों के किराएदारों से संबंधित वाद जो धन के अवशेष भुगतान से संबंधित हो, अवशेष यानी कि बचा हो भुगतान। ठीक है। फसल में भूस्वामी के अंश मूल्य के संबंध में बाजार मूल्य पर दावा, चाहे वह पिछले सालों में प्रयोग के संबंध में हो या सक्षम न्यायालय के आदेश पर हो, वाद स्वीकार योग्य होंगे। यानी कि जितने भी प्रकार की विवाद यहाँ पर जो वाद यहाँ पर को लिखे गए हैं वो सभी प्रकार के वाद न्यायालय में स्वीकार होंगे, यानी कि उन पे मुकदमा किया जाएगा। यानी कि क्या कह रहा है कि यह नियम उन मुकदमों से संबंधित है जो पैसों के बकाया भुगतान या फसल में मालिक के हिस्से के मूल्य से जुड़े होते हैं। ठीक है। जैसे कौन कौन से मुकदमे इसमें स्वीकार किए जाएंगे, सिंपल भाषा में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मालगुजार है, मालगुजार यानी कि चाहे वे जमीन के मालिक हों, मालगुजार क्या होते हैं, जो जमीन के मालिक होते हैं। ठीक है। जमीन के मालिक हों या सरकार की तरफ से किसान हो, और कारगर और किराएदार किसानों के अधीन काम करने वाले कामगार। ठीक है। किसानों के अधीन काम करने वाले जो कामगार होते हैं, मुफ्त या किराए की छूट पाने वाले लोग। ठीक है। अधिकृत एजेंट, अभिकर्ता, फसल प्राप्त करने वाले अन्य किराएदार और उप कब्जेदार के किराएदार। ठीक है। तो इतने लोग अगर
न्यायालय में जाएंगे अपनी शिकायत लेके तो उनका मुकदमा देखा जाएगा। बकाया धन, ऐसे मुकदमे जो पैसों के बचे हुए अवशेष यानी कि भुगतान से संबंधित हो, ठीक है। और फसल का मूल्य भी, जैसे फसल में भूस्वामी जमीन के मालिक के हिस्से के मूल्य के संबंध में बाजार मूल्य पर किया गया दावा, चाहे वह पिछले साल के उपयोगों से संबंधित हो या किसी सक्षम न्यायालय के आदेश पर हो, तो ये सारे जितने भी तरीके के ये वाद होंगे उनको स्वीकार किया जाएगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो दूसरा नियम क्या कह रहा है, लंबरदारों के वाद जो उनके अंशधारकों के खिलाफ राजस्व के हिस्से के लिए हो, लिखित राजीनामे अथवा परिवार या प्रतिस्थापित उपयोग के लिए हो। यानी कि क्या कह रहा है नियम 2 में कि यह नियम उन मामलों के लिए है जहां लंबरदार, यानी कि लंबरदार किसे कहते हैं, राजस्व इकट्ठा करने वाला व्यक्ति। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। राजस्व इकट्ठा करने वाला व्यक्ति तो क्या होगा, अपने सह हिस्सेदारों, यानी कि सह हिस्सेदारों कौन हुआ, अनु अंशधारक को क्या कहेंगे, सह हिस्सेदार के खिलाफ जमीन के राजस्व के हिस्से किसी लिखित समझौते या पारिवारिक और वैकल्पिक उपयोगों के पैसों के लिए मुकदमा करते हैं, ठीक है। तो इस नियम के तहत क्या बात कही गई है कि यह नियम उन मामलों के लिए है जहां लंबरदार यानी कि राजस्व इकट्ठा करने वाले व्यक्ति अपने सह हिस्सेदार के खिलाफ जमीन के राजस्व के हिस्से किसी लिखित समझौते या पारिवारिक और वैकल्पिक उपयोगों के पैसों के लिए मुकदमा करते हैं, ठीक है। थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड में क्या दे रखा है कि नियम थर्ड क्या कह रहा है, माल गुजारों, मालिकों अथवा सरकार से नियुक्त किसानों, निःशुल्क कब्जाधारकों, किराया युक्त किराएदारों के वाद जो अभिकर्ताओं व उनकी भूमि से संबंधित अथवा किराया एकत्रीकरण से संबंधित हो, लेखा सृजन के लिए धन की वसूली के लिए जिम्मेदार हो के विरुद्ध हो, ठीक है। ये वाला बात किसके लिए होगा, यह नियम मालगुजारों, जमीन के मालिकों या सरकार द्वारा नियुक्त किसानों और किराएदारों के मामलों से संबंधित होगा। इसमें वे मुकदमे आते हैं जो एजेंटों उनकी जमीन किराया इकट्ठा करने या हिसाब किताब के लिए पैसे वसूलने की जिम्मेदारी वाले लोगों के खिलाफ दर्ज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये बात इसमें कही गई है। चौथा नियम क्या कह रहा है कि चौथा नियम देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि किसानों के वाद जो अकबरी, ताली या नशीली द्रव्यों संबंधी हो और अनुज्ञा निर्माताओं और उन वस्तुओं के विक्रेताओं से अवशेष वसूली जो कि उपठेकों से संबंधित देयों से संबंधित हो। यानी कि क्या कह रहा है कि यह, अब सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए और इसको नोट भी कर लीजिए। इसका मतलब क्या कह रहा है फोर्थ वाले नियम का, कि यह किसानों के उन मामलों से संबंधित है जो शराब या अन्य किसी नशीले पदार्थ से जुड़े होते हैं, ठीक है। इसमें उस तरीके के मुकदमे देखे जाएंगे और इसमें लाइसेंस प्राप्त निर्माताओं या विक्रेताओं से बचे हुए पैसों की मांग और उपठेकों से संबंधित बकाया भुगतानों के मामले शामिल होते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है, नियम 4 में, ठीक है। और नियम 5वां क्या कह रहा है कि फसल उत्पादकों, किराएदारों या उप किराएदारों के वादों जो उक्त नियम 1 में प्रदर्शित पक्षों के विरुद्ध हो अथवा अनु अंशधारियों के बाद जो उनके लंबरदारों के विरुद्ध हो जो अदेय किराए की मांग के संबंध में हो। तो इसके अंदर कौन से मामले देखे जाएंगे नियम 5 के अंतर्गत, यानी कि इस नियम में गलत किराए की मांग के खिलाफ मुकदमा किया जाएगा। यह नियम उन मामलों के लिए है जहां किसान किराएदार या उप किराएदार नियम 1 में बताए गए जमीन के मालिकों के खिलाफ मुकदमा करते हैं, ठीक है। नियम 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मालगुजारों और किसानों और किराएदारों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था ना नियम 1 में। तो उसी के अनुसार क्या होगा, नियम 1 में बताए गए जमीन के मालिकों के खिलाफ मुकदमा करते हैं। इसमें सह हिस्सेदार और लंबेदार के खिलाफ ऐसी किराए की मांग को लेकर भी केस करते हैं जो उन्हें नहीं देना चाहिए या गलत तरीके से मांगा जा रहा हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 हमारा हो गया, नंबर 6 में हम पहुंच गए हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि फसल उत्पादकों, किराएदारों, उप किराएदारों के वाद जो नियम 1 में वर्णित पक्षों और अंशधारकों के वाद जो उनके लंबरदारों के विरुद्ध हों, बेदखली से संबंधित हों, जो बिना कानूनी अधिकार के किसी जोत से संबंधित हो। अब इसमें क्या कह रहा है कि गैर कानूनी बेदखली के खिलाफ मुकदमा होगा इस वाले नियम के अंतर्गत। नियम 6 के अंतर्गत क्या होगा, गैर कानूनी बेदखली के खिलाफ मुकदमा होगा। यह नियम जमीन या खेत से गैर कानूनी तरीके से बेदखल करने के मामलों से जुड़ा होगा। नियम 6 ये कह रहा है, इसमें किसान किराएदार या सह हिस्सेदार के बिना किसी कानूनी अधिकार के अपने जोत यानी कि अपनी जोत यानी जमीन से हटाए जाने के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हैं। इस नियम के अकॉर्डिंग किस में दिया गया है, नियम 6 में दिया गया है कि अगर आपको बेदखल किया जा रहा है या किसी किसान को उसकी जमीन से हटाया जा रहा है तो उसके खिलाफ भी वो क्या कर सकता है, मुकदमा दर्ज कर सकता है। अब नियम 7वां क्या कह रहा है कि नियम 1 से नियम 4 के अधीन प्रत्येक मामले में किराया देय के बाद ही
अथवा कॉज ऑफ एक्शन उत्पन्न हो चुका हो, ऐसी स्थिति में वाद 12 महीनों के भीतर दायर हो सकता है। ठीक है। नियम 5th व 6th के अंतर्गत आने वाले मामलों में अभियुक्त मांग से अथवा वास्तविक या जबरन बेदखली के मामले में इसके अतिरिक्त कोई वाद वोट महल वासियों द्वारा लगाया गया हो, मैं समय सीमा 1 दिसंबर प्रत्येक वर्ष के 1 माह के भीतर होगा, अन्यथा 60 दिन का समय वाद दायर करने का समय होगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि जब, यानी कि नियम 7 के अनुसार क्या कह रहा है कि जब किराया देने का समय आ जाए या मुकदमा करने की वजह बन जाए, तो उनके 12 महीने के भीतर कोर्ट में केस दायर कर देना चाहिए। ठीक है। अ, ये कुल मिलाकर बात इसके अंतर्गत कही गई है। प्राविधान में क्या बताया जा रहा है, इसको देख लेते हैं। प्राविधान में कि किया जाता है कि यदि कोई न्यायालय के समक्ष पेश होता है, इससे पूर्व कथित कोई वाद पूर्व स्थापित है अथवा आयुक्त के पास अपील में गया है, यह तथ्य उठाता है जो संक्षिप्त सुनवाई के लिए उपयुक्त नहीं है। नियमित वादों के लिए प्राविधानित नियमों के अधीन सुनवाई के लिए आदेश पारित किया जाता है। वाद डी नोवो रूप में आवश्यक स्टाम्प पर दायर किया जा सकता है। इस प्राविधान के अंतर्गत न्यायालय के द्वारा अपील के अनावृत नहीं किया जा सकता। यानी कि प्राविधान में क्या कह रहा है कि यदि कोई मामला अदालत के सामने आता है और यह बात सामने आती है कि वह मामला संक्षिप्त सुनवाई के लिए उपयुक्त नहीं है, तो कोर्ट में सामान्य या नियमित वाद की तरह सुनने के आदेश दे सकता है। ये आदेश तब दिया जाता है जब वह मामला पहले से ही कमिश्नर के पास अपील में ना गया हो। ठीक है। और फिर क्या होता है कि डी नोवो दायर करना होता है। डी नोवो यानी कि डी नोवो का मतलब क्या है, नए सिरे से। तो ऐसे मुकदमे को नए सिरे से डी नोवो यानी कि नए सिरे से जरूरी स्टैम्प पेपर पर दोबारा दायर किया जा सकता है। ठीक है। और अपील से जुड़ी सुरक्षा में क्या होगा कि इस नियम के तहत अदालत द्वारा किसी भी अपील को इस आधार पर खारिज या अस्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा नियमित वाद। ठीक है। इसमें सारे इसके आगे हम लोग को सिर्फ नियम ही मिलेंगे। अभी हमने 20-25 नियम और पढ़ रहे हैं, तो आप नियमों को थोड़ा समझ लीजिएगा। तो नियमित वाद आ चुका है हमारा, तो देखते हैं नियम। इसमें जो नियम 1 है उसमें क्या कह रहा है कि मालगुजारी अधिकार पंजीकृत मुआफी भूमि ऐसी भूमि जिस पर किराया छोड़ दिया गया हो से संबंधित वाद अथवा किराए में अंश के दावे हेतु और भूमि के लाभ या पूर्वकालिक प्राप्त लाभों हेतु जो स्वयं सरकार द्वारा आरक्षित न किया गया हो संबंधित वाद इसके अंतर्गत आता है। यानी कि यह नियम मालगुजारी के अधिकारियों रजिस्टर्ड मुआफी यानी कि कर मुक्त जमीन या ऐसी जमीन से जुड़े मुकदमों के लिए है जिसका किराया माफ कर दिया गया हो। इसमें किराए में हिस्से की मांग करने या जमीन से मिलने वाले लाभ पाने के मुकदमे शामिल होते हैं, बशर्ते वे सरकार द्वारा विशेष रूप से आरक्षित ना किए गए हों। ठीक है। तो ये इसके अंतर्गत बात कही गई है। नेक्स्ट है हमारा नियम 2। और नियम 2 में क्या बात हो रही है कि नियम 1 से लेकर नियम 4 तक के अंतर्गत दिए गए आधारों के अधीन लाए गए वाद जो संक्षिप्त वादों के रूप में हो, जहां समय सीमा समाप्त हो चुकी हो, अथवा अन्य आधारों पर वाद को समरी विभाग में नहीं सुना जा सकता। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि यदि नियम 1 से 5 तक मामलों में संक्षिप्त वाद दायर करने की तय सीमा खत्म हो चुकी है या किसी अन्य कारण से उन्हें समरी विभाग में नहीं सुना जा सकता, तो ऐसे मामलों को नियमित वाद के रूप में सुना जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाला जो है हमारा क्या कह रहा है कि समरी वाद के नियम 1 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार कोई पक्ष भूमि के किराए के लिए जो किराएदारों के द्वारा दिए गए अधिकारों के बिना पट्टों के साथ था पूर्व निर्धारित समझौतों के लिए हो और उसके विरुद्ध पक्षीय हो। तो इसमें क्या कह रहा है थर्ड वाले में कि पट्टे और समझौते से जुड़े मामले इसके अंतर्गत देखे जाते हैं। पट्टे और समझौते से जुड़े मामले, यह समरी वाद के नियम 1 के प्रावधानों पर आधारित है। ठीक है। यह जमीन के लिए किराए बिना किराएदार के अधिकारियों वाले पट्टों या पहले से तय समझौतों से जुड़े मामलों और उनके खिलाफ पक्षों के विवादों से संबंधित है। ठीक है। तो इस तरीके के वाद इसके अंतर्गत देखे जाते हैं। ठीक है। अभी है नेक्स्ट हमारा नियम 4 है। तो इसमें क्या कह रहा है कि समान पक्षों द्वारा लाए गए वाद बहिष्कृत कब्जेदारों को जो वर्षांत में डिफॉल्ट में ना हो और किसी लीज की समाप्ति पर हो, इस आधार पर कि ऐसे किराएदारों के पास कब्जे का स्थायी अधिकार ना हो। यानी कि क्या कहने का मतलब क्या है कि स्थायी अधिकार ना होने पर कब्जे से जुड़े मुकदमे इसके अंतर्गत किए जाते हैं। यह नियम ऐसे मामलों से संबंधित होते हैं जहां मुकदमे उन कब्जाधारियों या किराएदारों के खिलाफ लाए जाते हैं जिनके पास जमीन पर कब्जा बनाए रखने का कोई स्थायी कानूनी अधिकार नहीं होता है। तो इस तरीके के विवादों को इसमें देखा जाता है। यह स्थिति तब लागू होती है जब किसी लीज यानी कि पट्टे
की समय सीमा समाप्त हो चुकी हो, भले ही वो वे किराए के भुगतान में डिफ़ॉल्टर यानी कि चूक करने वाले ना रहे हों, ठीक है? तो उस तरीके के वादों को इसके अंतर्गत देखा जाता है। अभी हमारा जो लास्ट वाला जो नियम है इसके अंतर्गत नियम 5, तो इसमें क्या कह रहे हैं, समान पक्षों द्वारा लगाए गए वाद जो उस समय किराएदारों के किराए को बढ़ाने के लिए हों और पूर्व निर्धारित नियमों में प्राविधानित हों। तो इसमें क्या कह रहा है कि किराए बढ़ाने से जुड़े मुकदमे इसके अंतर्गत देखे जाते हैं। जैसे यह नियम उन मुकदमों के लिए है जो किराएदारों को किराया बढ़ाने के उद्देश्य से दायर किए जाते हैं, बशर्ते ऐसा करने के नियम या प्रावधान पहले से तय कानून में मौजूद हों। ठीक है, तो मतलब इस नियम के अंतर्गत कौन से वाले, जैसे भूमि है, भूमि में अगर कोई किराएदार रखा है भूमि का, जैसे मैंने आप लोगों को पहले सिरतान वाला जो मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या है कि जो सिरतान होता है वो किराएदार के रूप में भूमि में खेती करता है, यानी कि वो पूरे वर्ष भर का या महीने भर के हिसाब से किराया भर देता है, फिर उसके बाद उसमें अपनी खेती करता है। ठीक है, तो इसमें जो मालिक होता है, भूमि का जो मालिक होता है वो किराया नहीं बढ़ा सकता, जबकि लिखित में अगर जब तक का नहीं होगा कि इसमें किराया बढ़ाया जाएगा या क्या जो भी चीज़ें हैं, जो भी रूल्स हैं, नियम हैं या जो भी शर्तें हैं उसमें नहीं होंगी, तो तब मुकदमा होगा। और अगर उसमें तय किया गया है यानी कि लिखा गया है कि किराया बढ़ाया जा सकता है, इस तरह की कोई चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं, तो फिर उसके हिसाब से वो चीज़ें सारी देखी जाती हैं। ठीक है, तो नियम 5 के अंतर्गत है ये। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है हमारी यहीं पर तक रहेगी। मैंने आपको बोला था कि हम छोटे-छोटे ये जो नियम वाला जो पार्ट है इसको छोटे-छोटे पार्ट्स में ही कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नियम है, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ रहा है, फिर उसके नोट्स अलग से बनाने पड़ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम उसमें लग जा रहा है उसको तैयार करने में। तो आज का जो टॉपिक वो यहीं पर तक होगा। इसके बाद हम दीवानों, न्यायालयों के क्षेत्राधिकारी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें भी कुछ नियम इसके अंतर्गत दिए गए हैं, करीब 25-26 नियम है इसके अंतर्गत, तो इसको भी बहुत डिटेल में हम लोगों ने पढ़ना पड़ेगा। तो इसके भी मैं छोटे-छोटे पार्ट्स में ही वीडियोज़ लेकर आऊँगी, फिर उसके बाद हम इसको कंटिन्यू लॉन्ग वीडियो में करेंगे। तो अभी तक उम्मीद करती हूँ आपने जो नियम मैंने आप लोगों को बताए हैं, आप लोगों ने वो उतार लिए होंगे। समझ में नहीं आए होंगे तो आप दोबारा वीडियो को दोबारा चलाइएगा, दोबारा से उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास बुक्स नहीं है, जो तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन बुक्स नहीं होने की वजह से वो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं और मार्केट में भी बहुत ईज़िली अवेलेबल नहीं हो पा रही है। महँगी भी है, थोड़ी कॉस्टली भी है, तो उस हिसाब से मैं ये बुक आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप उन बच्चों तक पहुँचाएँ जो सीरियसली पढ़ना चाहते हैं, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।